वितान पार्ट 1 सिल्वर वेडिंग। हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि किस प्रकार से यशोधर बाबू को अपने परिवार से उनका मेल नहीं बैठता था और उनके पत्नी उनके बच्चे उनसे तालमेल नहीं रखते थे, क्योंकि यशोधर बाबू पुराने ख्यालात के थे और वो आधुनिक ख्यालात के बच्चे और पत्नी से उनकी नहीं बनती थी और हर समय उनमें तकरार होता रहता था। पत्नी ने कहा कि हम आपकी पुरानी बातें नहीं मानेंगे, बहुत दिन हमने आपकी पुरानी परंपरा को निभा लिया, अब हम ये सब नहीं मानेंगे। पत्नी भी बच्चों के साथ आधुनिकता के साथ रहने लगी थी, परंतु यशोधर बाबू ने आधुनिकता स्वीकार नहीं किया। किसनदा ही उनके आदर्श थे। किसनदा जैसा उन्होंने किसनदा ने जैसा उनको पाठ पढ़ाया था जीवन का, उसी हिसाब से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। अब उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। जब तक किसनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनकी एक बिल्कुल आज्ञाकारी पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। जब तक यशोधर बाबू दिल्ली में किसनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह और एक आज्ञाकारी कार्यकर्ता की तरह, जो कि उनकी हर बात को सिरोधार मानकर उसने अपनी भूमिका को निभाया। किसनदा के चले जाने के बाद उन्होंने उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की। जैसे और जब वो परंपरा जीवित रखते थे, उनकी पत्नी उनके बच्चों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं रखती थी। वो क्या करते थे, गांव में घर में गांव के लोगों को बुलाते थे, होली के गीत गवाना, जनेऊ पुन्नियों के दिन सब कुमाइनियों को बुलाते और उनके जनेऊ बदलने की रस्म अदा करवाते। जैसे कि जनेऊ होता है ना, जो ब्राह्मण लोग धागा, सफ़ेद धागा पहनते हैं अपने गले से लेकर पेट तक लंबा, उसको जनेऊ बोलते हैं। तो जनेऊ बदला जाता है, जनेऊ बदलने की एक रस्म होती है एक दिन। तो जितने भी पहाड़ी के लोग थे, उनके कुमाइनी के रहने वाले थे, सबको बुलाते थे, अपने घर में आमंत्रित करते थे और सबको दावत देते थे। ये बातें उनकी पत्नी और बच्चे को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। उन्होंने इसके लिए एक कमरा भी दे रखा था। रामलीला के लिए जो गांव के लोग आते थे, रामलीला की वो अभ्यास करें, इसके लिए इन्होंने क्वार्टर के कमरा दे दिया। और ऐसे कई काम यशोधर बाबू ने किसनदा से उनकी विरासत में लिया था, उनके वही काम करते थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और आयोजनों से होने वाला शोर दोनों ही नहीं पसंद था, सख्त नापसंद था। बदतर यही है कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया था। समाज के लोग भी इन आयोजनों के लिए कोई उत्साही नहीं थे। यशोदा जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही ना हो तो ये पद उन्हें संभाल कर उन्हें क्यों मिलेगा, क्यों उन्हें सम्मानित व्यक्ति कोई मानेगा। यशोदा जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें, जिस तरह मैं किसनदा से सलाह दिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज़ ये दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर मान लें, परंतु समझें तो, उनसे कुछ पूछा ताछा नहीं, जो मन में आता है वो बच्चे कर लेते हैं। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, यशोधर बाबू कहते हैं, मानते हैं कि तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ठहरा। वो अपने बच्चों से कहते हैं तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन मेरी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। नॉलेज के आगे एक्सपीरियंस का ज़्यादा महत्व होता है। मानो ना मानो, झूठे मुंह से सही, एक बार तो पूछ लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू अपने बच्चों से। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बप्पा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते नहीं आपसे हम लोग क्यों पूछें। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता है अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से ये प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें। उन्हें लगता है जितना काम वो घर गृहस्थी करते हैं, अगर बच्चे बोल देते कि आप ये छोड़ दें तो इनको ये सुनकर अच्छा लगता। हम अब
कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा। तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। आपस में बच्चे लड़ने लगे। इतना कोहराम मचा कि लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा भला बुरा कहा कि यशोधर बाबू ने इस विजय को उठाना भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा ही नहीं बच्चों से कि भाई तुम लोग ये काम किया करो। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, एक ही बात कहना है। बप्पा, आप हमारी समझ में नहीं आता, इन कामों के लिए एक नौकर क्यों नहीं रख लेते? ईज़ा को भी आराम हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि इतना काम आप जो कर रहे हैं, खुद एक नौकर रख लीजिए, माँ को भी आराम हो जाएगा। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए ये भी कहता है, नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। और ये बात यशोधर बाबू को अच्छी नहीं लगती कि उनकी घर गृहस्थी में उनका बेटा और अपने पैसे का रौब दिखाए। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखता है। ये सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, बैंक के अकाउंट में आता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता है? झूठे मुंह ही सही एक बार ऐसा कहता, तिस पर बेटे का अपने वेतन पर अपना अधिकार समझते। बार बार कहना है कि ये काम मैंने अपने पैसे से कर रहा हूँ, आपसे नहीं लिए। नुक्ताचीनी ना करें। जब यशोदा बाबू कुछ कहते हैं कि तुमने ये काम क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो बेटा हमेशा यही रौब दिखाता है कि आप इसमें नुक्ताचीनी करना माने मीन मेक निकालना, कमियां निकालना। ये काम मैंने अपने पैसे से किया है, आप इसमें कोई मीन मेक मत निकालिए, कोई कमियां न निकालिए। इस क्रम में बेटे ने पिता का ये क्वार्टर भी अपना बना लिया। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर में खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा देता है, कभी पर्दे लगवा देता है, कभी सोफ़ा ले आता है, और कभी डलनप का वाला बेड ले आता है, कभी ड्रेसिंग टेबल ले आता है, कभी टीवी, कभी फ्रिज। ये क्या हुआ? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी ले आया हूँ। कहता यही है, मेरा टीवी है, समझे? धौस भी दिखाता है। इसे कोई ना छुआ करे। क्वार्टर ही उसका हो गया। क्वार्टर इनके नाम है, इनको लगता है सारा सामान उसका है, तो लगता है क्वार्टर ही उसका हो गया। ये अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में। यशोधर बाबू बोलते इनको रखो और इनका नौकर भी घर में रखो। इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, इनका ही काम करेगा। हमारे लिए जो क्या होगा, हमारे लिए वो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू अपनी घरवाली को। अपनी पत्नी से कहते हैं कि सारा सामान तो इसने अपना रख लिया, कहता है मेरा घर है, अब नौकर भी इसका रखो तो नौकर इन्हीं का काम करेगा, हमारा तो नहीं करेगा। अपनी पत्नी को इस तरीके से वो समझा रहे हैं। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं। नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ है। कहते हैं यशोधर बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती। उनकी बात सुनते हुए भी अनसुनी कर देती है, पर सुनकर भी वो चिढ़ती भी नहीं है। वो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। तब सब्जी का झोला लेकर यशोदा बाबू खुद ही सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिनमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा हुआ है वाईडी पंत। जहाँ जो सारे क्वार्टर टूट गए हैं उस मोहल्ले के, परंतु 3 क्वार्टर हैं, उसमें एक क्वार्टर में पंत यशोधर पंत खुद रहते हैं। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गए। क्वार्टर के बाहर एक कार खड़ी थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत सारे लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालर लगी हुई थी, गुब्बारे लटके हुए थे, रंग बिरंगी रोशनियां जल रही थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण दिखाई दिया, जो कार में बैठे हुए लोगों से साहब से हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वॉन्ड,
रिगार्ड्स टू योर फादर। जो आदमी साहब बैठा हुआ था वो कह रहा था अपने पिता को मेरा अभिवादन कहिएगा, मेरी शुभकामनाएं कहिएगा। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्हें लगा, उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा है? उनका जवाब भी उन्होंने अपने से को दिया, जो करते होंगे ये लौंडे मोंडे, इनकी माया ही जाने। वो अपने आप से कहते हैं लौंडे मोंडे, ये लड़के लोग कुछ भी कर रहे हो यही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी, उनकी बेटी भी मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी है। लड़की जीन्स पहने हुए, बगैर बाहों का टॉप पहने हुए है। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी ये पतलून और सैंडो बनने वाली ये ड्रेस मुझे समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे पहनती ही है। और पत्नी भी उसी की तरफदारी भी करती है। वह सिर पे पल्लू वल्लू भी नहीं रखती। मैंने कर लिया बहुत सा तुम्हारे कहने पर, समझे? मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया करती है। पुत्री का पक्ष लेने वाली ये पत्नी इस समय ओंठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। उन्हें न लिपस्टिक पसंद है, न बालों में खिजाब लगाना पसंद है। आधुनिक किस्म की अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में दुबक गए। जब ऑफिस से लौट रहे थे ना, तो अपने घर लौटे और अपने घर को सजा हुआ देखा तो उन्हें गलत फहमी हो रही है कि ये किसका घर है, कैसे सजा हुआ है। फिर अपने बेटे, अपनी पत्नी को देखा तो वो एक कोने में छिप गए, अंधेरे में छुप गए। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बप्पा तो एलडीसी टाइपों से भी मिक्स करते हैं। वो छोटे ग्रेड के हैं, वो निम्न तबकों के साथ वो रहते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर की ओर कदम रखने का साहस जुटाया। वो अपने क्वार्टर की ओर गए। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों ने, उनके मित्र, कुछ रिश्तेदार अभी भी बैठे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने थोड़ा प्यार बड़ी झिटकी से कहा, बप्पा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के लिए यहाँ सिल्वर वेडिंग कब होने लगी? यशोधर बाबू ने कहा, हम लोग सिल्वर वेडिंग कब से मनाने लगे? शर्मीली हंसी यशोधर बाबू ने हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा है तब से। ये बात चंद्रदत्त तिवारी, जो कि इस साल LSAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है, ठीक है, उसने कहा कि जब से आपका बेटा 1,500 रुपये कमाने लगा तब से हमने सिल्वर वेडिंग मनाने लगे हैं। यशोधर बाबू को अपने बेटे से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें ये अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में ना आता हो, तथापि वह ये बखूबी समझते हैं इतनी छोटी उम्र में 1,500 रुपये महीना प्लस कन्वेंस अनाउंस एंड तुम्हारा अदर पक्ष पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। उनको ये लगता है कि उनका बेटा जो है 1,500 रुपया और अनाउंस और भी जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि उनकी बेटे की उम्र अभी बहुत कम है। इसी तरह भले यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो, ये क्या हुई संभव मेरी तो समझ में नहीं आता, इसकी क्या जरूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात की भी थोड़ी खुशी होती है। इस चीज के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। उन्हें लगता है कि जब घर में आधुनिक सामान आ गया है तो लोग उन्हें बड़ा आदमी मानने लगे हैं। मिसाल के लिए, जब बेटे ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया और आज भी वह यही कहते हैं, इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी नहीं लगती। तथापि वह जानते हैं गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी की श्रेणी के मान लिए जाते।
ठीक, उनके क्योंकि चपरासी के घर में ही गैस नहीं थी, बाकी सभी के घर में तो गैस है। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में भी आज यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। बासी खाना अच्छी बात नहीं ठहरी, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, और ये ठहरा इसी काम का, सुबह का बना रख दो और शाम को खा लो। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन में नहीं आता, गला पकड़ लेता है, कहते हैं। मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने आप को धन्य समझते हैं। अपनी सिल्वर वेडिंग की ये भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर भी लगती है, तथापि उन्हें इस बात का संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपनी विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार कर्जा निकाल कर किया, बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। उन्हें इस बात की भी खुशी हो रही है। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज 25वीं साल गिरा है। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। मैंने बॉस को भी बुला लिया और मैं बॉस को भी बुला लूँगा, इसी बहाने मेरे घर बॉस भी आ जाएंगे। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना ये संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछापन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है ये बहुत ओछा है, उन्हें लगता है इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। भूषण ने अपने सहयोगियों का यशोधर से बाबू से परिचय कर शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी ओर वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ आगे बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद ये जताने की कोशिश की, भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है, तथापि विलायती रीत रिवाज से भली भांति परिचित है। किसनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक चीज़ की बात एक ही बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए, अपने संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी हो गई और हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू ने केक काटना उन्हें बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा somehow don't like all this, मुझे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन anyway उन्होंने केक काट ही लिया। गिरीश ने उनकी ये अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी ने कहा गया कि एक दूसरे का मुंह मीठा कराएं, केक खिलाएं। पत्नी ने तो केक खा लिया, परंतु यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था मैं केक नहीं खाता, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि ये बिना अंडे का केक है।
उन्होंने उनसे कहा गया आप मांसाहारी, कुछ समय पहले तो आप मांसाहारी थे, इसमें केक एक टुकड़ा खा लेंगे तो क्या होगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उन्होंने उनसे अनुरोध किया गया लड्डू ही खा लीजिए। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में खिलाने का प्रयत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू ने इसके लिए भी मना कर दिया और वो राजी नहीं हुए। उनका कहना था मैंने अभी तक संध्या बत्ती नहीं की, शाम की पूजा मैंने नहीं की है। इस पर भूषण ने झुंझला कर कहा, बप्पा पहले जाकर आप संध्या बत्ती कर लीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए, यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा। प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। उन्होंने कहा आप लोग खाइए, कोई फॉर्मेलिटी मत करिए। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी। ज़्यादातर मेहमान उठकर चले गए। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी आकर झांक रहे हैं, क्या कर रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम के 15 मिनट की पूजा को लगभग उन्होंने 25 मिनट तक करा। मेहमान के जाने की आवाज़ भी उनके बैठक में उनको सुनाई दे रही थी। यशोधर बाबू पद्मासन साथ का ध्यान लगाने बैठ गए। वह चाहते थे उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किसंदा दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किसंदा से पूछ रहे थे, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किसंदा कह रहे थे, भाऊ सभी जन इसी से जो हुआ होगा से मरते हैं, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो या गरीब, जो सभी मरते हैं जो हुआ होगा से ही। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, सब बस अपना नियम अपना हुआ। इस तरीके से उनको किसंदा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसंदा के भ्रम में वो जीते रहते थे। यशोधर बाबू ने पैजामा कुर्ता पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर बिलायती टोपी, पाँवों में देसी खड़ाव और हाथ में डंडा धारण किए इस किसंदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि इस बात और कुछ और अच्छी तरह से समझने के लिए कि कैसे एक आदमी अकेला जीवन में रह जाता है। हर रविवार किसंदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था जिसे फूंक मार कर ना पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किसंदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किसंदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरी बीवी बच्चे जो कुछ कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया कैसा होना चाहिए। लेकिन किसंदा तो वही अकेलेपन का खटरा अलापने के पर आमादा से मालूम होते थे। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, ये सब माया ठहरी। और ये जो भूषण आज इतना उछल रहा है ना, वह भी किसी दिन इतना अकेला हो जाएगा, असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा ही करते रहेंगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान चले गए। पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक ड्राइंग रूम में आ गए जिसे पहनकर वो संध्या बत्ती करने बैठे थे। ये गमछा पहनने की आदत भी उन्होंने किसंदा से ही सीखी थी। उनके बच्चे इसके खिलाफ थे, बच्चों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुरा कर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है। उन्होंने कहा अब हम गमछा पहन के रह सकते हैं। बेटी, हमें उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बप्पा, यू आर द लिमिट, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन्स पहनकर हमें तो अच्छा नहीं लगता।
यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे हुए पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूल गया है, भूले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट वर्जेंट? तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मीली हंसी हंस दिए यशोधर बाबू। ऊनी भूषण सबसे बड़ा वाला पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, जो बहुत ही मुझे बुरा लगता है, और आप इसे पहनकर जाया करिए। उसने जो उनको गिफ्ट दिया वो उनके लिए ऊनी ड्रेसिंग गाउन लाया और उसने कहा कि आप इसको पहन के दूध लेने जाइएगा। बेटी पिता का पैजामा कुर्ता उठा लाई और इसे पहनकर गाउन पहने। उसने कहा कि अब इसको पहनिए और इसके ऊपर आप गाउन पहनिए। थोड़ा सा ना नुच करने के बाद यशोदा जी ने इस आग्रह की रक्षा की, उन्होंने पहन लिया। गाउन का शैस कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उसके जो डोरी थी उसको बांधा और उन्होंने कहा, अच्छा ये ड्रेसिंग गाउन है, उन्होंने कहा, और उनकी आंखों की कोर से जरा सी नमी छलक गई। उन्हें किसनदा की याद आ गई कि किसनदा भी ऐसे ड्रेसिंग गाउन पहनते थे, और उन्हें इस बात का भी दुख होने लगा कि उनके बच्चे दूध लाने के लिए उनके लिए ये कपड़े ला के दिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि पिताजी आप आराम करिए और हम लोग ये काम कर लेंगे। लेखक कहता है उनकी आंखों की कोर में चमक क्यों आई, इसका लेखक अंदाजा लगा रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें ये बात चुभ गई है कि उनका जो बेटा ये कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह ये नहीं कह सकता था कि दूध मैं लाया करूँगा। या इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किसनदा उतर आए थे, या उन्हें किसनदा की याद आ गई थी जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई थी। इस प्रकार से ये सिल्वर वेडिंग पार्ट अब हम लोग ने समझ लिया। अब हम इसके आशय को समझकर प्रश्नोत्तर करेंगे।